सो वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जिसे हम स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर चेंज बोलते हैं। तो हमने इससे पहले इस चैप्टर के रिगार्डिंग में वीडियो के 2 पार्ट अपलोड किए हुए। लेक्चर में काफ़ी कुछ हमने समझने की कोशिश करी थी और काफ़ी कुछ हम समझ भी रहे हैं। ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट है, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे और ब्रिटिशर्स ने चेंज लाके एट प्रेजेंट टाइम हमारा डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है। संरचनात्मक बदलाव हम देखने की कोशिश कर रहे हैं सोशियोलॉजी में, और समाज कैसे अंग्रेजों के टाइम पीरियड पे था और कैसे फिर बदला वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं अभी तक तो चैनल के साथ जरूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते हैं ऑफकोर्स, तो आप वहां पे जरूर ज्वाइन होइएगा। इंस्टाग्राम पेज पे आप हमारे साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ सकते हैं। तो हमने अभी तक जितना भी कुछ पढ़ने की कोशिश करी थी, हमने देखा था कि किस तरीके से अंग्रेज इंडिया के अंदर आए और एक नया तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकृत हो जाना, क्योंकि ड्यूरिंग मुगलों के टाइम पीरियड पे भी अर्बनाइजेशन होता था जो लैंड बेस्ड था, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो अर्बनाइजेशन कोस्टल लाइन बेस्ड या सी लाइन बेस्ड समुद्र के आसपास बसने लग गया। इसकी वजह से वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और इसीलिए वहीं पे जाके हमारा अर्बनाइजेशन हमें देखने को मिला। अर्बनाइजेशन के लिए हमें पता था कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिसिटी, और एट प्रेजेंट टाइम तो हम कहते हैं कि कहीं पे भी कंपनियां बनती है, सेटअप होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो वहाँ सस्ती लेबर, प्लेस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी सारी चीजें मिल जाए हमें तो हम वहाँ सेटलमेंट कर लेते हैं। तो अंग्रेजों ने पहले कोस्टल लाइन पे अपने आप को सिचुएटेड करा और उसके बाद दूसरे और प्लेसेस पे अपने आप को एक्सपेंड करते हुए चले गए। अब लेकिन हमें बात ये करनी है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड जब वो लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी में कोलकाता में सबसे पहले आके बसते हैं, तो सबसे पहले कोलकाता की टाउन प्लानिंग उन्होंने स्टार्ट करी, मतलब वहां पे इंडस्ट्रीज लेके आए और फिर उसके बाद वहीं पे ही अर्बनाइजेशन होना चालू हो गया। सेम पैटर्न इन्होंने मद्रास में, कोलकाता में रखा, बंगाल और बॉम्बे में भी सेम इन्होंने यही पैटर्न का इस्तेमाल करा। जो जो टेरिटरी इनके पास होती चली जा रही थी उन टेरिटरी के अंदर ये समाज को अपने हिसाब से परिवर्तित करते जा रहे थे। सारा का सारा स्ट्रक्चर इन्होंने नया करा, एजुकेशन पॉलिसी, इंग्लिश सिखाना, और साथ में आज की डेट में जो भी हम सब कुछ समाज में देख रहे हैं, चाहे सड़कों के किनारों रेडी पटरियों का लगना, और चाहे आज भी हम राइट हैंड साइड पे हमारा गाड़ी चलाने का चलन होना, चाहे आज की डेट में भी हम लॉ कॉलेज के अंदर टाई जो पहन के जाते हैं वो सिस्टम होना, चाहे आज भी शेफ को देख लो कि वो कोट वोट पहन के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं। एवरीथिंग इज गिवन बाय द ब्रिटिशर्स ऑन दैट टाइम। ये सारी चीजें हमारे समाज में चलन चलती आ रही है और यही चीज हमें देखने को मिली थी। जैसा कि उन लोगों ने हमारे, जब इंडिया के अंदर वो लोग आए थे तो उन्होंने हमारे रूरल और अर्बन इलाकों पे भी अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करी। जैसे रूरल इलाकों में वो जो उगाना चाहते थे उन्होंने हमारे फार्मर्स को वही उगाने के लिए कहा। जैसे कैश क्रॉप उगानी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको गन्ना उगाना है, कॉटन उगाना है या चाय की खेती करनी है रूरल इलाकों में। अर्बन इलाकों में जानबूझ के उन्होंने फैक्ट्रीज लगाने की कोशिश करी ताकि रूरल और अर्बन इलाकों में स्ट्रक्चरल चेंज देखा जा सके, बदलाव देखा जा सके। फिर जिन लोगों को रूरल इलाकों में काम नहीं मिलता था वो अर्बन इलाकों में माइग्रेट हो जाते थे। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जैसे जैसे इंडिया के अंदर वो और अंदर हिस्सों में घुसते चले गए, देन फाइनली उन्होंने हिल स्टेशन के इलाकों पे भी कैप्चर करने लगे। और ये हमने पहले पढ़ा था कि कॉलोनियल डेवलपमेंट जो था वो हिल स्टेशन पे भी होने लग गया था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी वॉर लड़ी। गोरखा वॉर लड़ी, उसके बाद इन्होंने एंग्लो मराठा वॉर लड़ी, उसके बाद यहाँ पे दार्जिलिंग के अंदर एक वॉर हुई थी जिसे हम सिक्किम एक्सपेंशन बोलते हैं। इधर की सारी वॉर लड़ने के बाद इन लोगों ने ठंडे इलाके पे भी कैप्चर करना चालू करा। अभी सारी बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ठंडे इलाके जो थे ना, ठंडे इलाके से ये लोग बिल्कुल फेमिलियर इसलिए होते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए वहां का टेम्परेचर, वहां का कूल टेम्परेचर उनको कहीं ना कहीं अपने वहां के टेम्परेचर से लगता था। ब्रिटिशर्स को लगता था ज्यादा गर्मी जो होती है वो कहीं ना कहीं बीमारी का कारण बनता है। जब ब्रिटिशर्स बहुत ठंडे इलाकों में बहुत रहने लग गए तो वो अपने खुद के सिपाहियों को जानबूझ के हॉलीडेज के लिए ठंडे इलाके में भेजा करते थे ताकि वो लोग बीमारियों से बच सके, उनके कॉन्टेक्ट में ना आए। और इसके बाद जब इन लोगों ने ठंडे इलाके में रहने की शुरुआत करी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसे ही हिल स्टेशंस के अंदर हम दूसरे और क्या कहते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी एक्टिविटी करवाएं, जैसे कि टी, कॉफी, ऐसे प्लांटेशन को हम वहां पे शुरुआत करवा सकते हैं। क्योंकि हमें पता था कि टी प्लांटेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने हिल स्टेशन को इसलिए चुना क्योंकि टी प्लांटेशन जो है वो बहुत ही आइडियल जगह है, अच्छी रेन की जरूरत होती है, हिली एरिया की जरूरत होती है। तो ऐसे इलाकों में, आसाम जैसे इलाकों के अंदर हम देख सकते हैं कि टी प्लांटेशन अंग्रेजों ने ही करवाई थी अपने प्रॉफिट के लिए।
और बाद में इन्हीं लोगों ने ही वहाँ पे टी प्लांटेशन का चलन चलाया, और उन्होंने तो अपने प्रॉफिट के लिए चलाया था, और आज भी असम के अंदर टी जो है वो उगता ही है। और इस तरीके से जानबूझ के वहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए जहाँ जहाँ पे इनकी कॉलोनी होती थी वहाँ से लेबरों को उठा के जानबूझ के टी प्लांटेशन के लिए असम या दूसरे और प्लेसेस में लेके जाया करते थे। और ये बहुत काफ़ी हद तक अनफेमिलियर होता था या अनफेयर होता था। ये जानबूझ के फोर्सफुली उनको हायर कर लेते थे, तो ये यूपी, बिहार, मद्रास, राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे इलाकों में ये असम में उन लोगों को भेज दिया करते थे। ज़्यादातर आपने हिस्ट्री में गिरमिटिया आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा। इन सभी लोगों को बेचारों को हार्श क्लाइमेट में और अपने घरों से दूर, अपने कल्चर से दूर, वर्किंग कंडीशन जो थी बहुत खराब थी, लेकिन जानबूझ के इन लोगों को वहां पे भेज दिया जाता था। क्यों भेजा जाता? क्योंकि गिरमिटिया एक्ट के तहत इनसे बोला जाता था कि आपको 3, 4, 5 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप वहां जाके काम करेंगे, या तो इंडिया में रहेंगे या तो इंडिया से बाहर भी इन लोगों को काम करने के लिए भेज दिया जाता था। इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि जो उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं बेचारे इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा, मैं कहता हूं, बदसलूकी करते होंगे। फिर कुछ लोग जो बाहर चले गए होंगे वो लोग तो वहीं जाके बस गए, फिर वापस ही नहीं आ पाए, तो उन्हें आज हम इंडियन ओरिजिन पीपल बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग काम की तलाश में ऐसे, जहाँ पे काम धंधा नहीं मिलता था रूरल इलाकों में, तो जहाँ पे बागान की खेती होती है, चाय की खेती होती है, इन लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करवा दिया जाता था। तो इस तरीके से अंग्रेजों ने हमारे समाज में काफ़ी कुछ परिवर्तित करा, और इससे हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने जानबूझ के, जो अंग्रेज होते थे वो जो क्या कहते हैं लेबर होते थे, उनको पैसा भी कम दिया जाता था, लो वेजेस मिलता था। कभी कभार तो ये लोग भाग भी जाया करते थे उन जगहों से, लेकिन ज़्यादातर अंग्रेज जो होते थे वो फेवर में किसके होते थे? वो फेवर में हमेशा बागान के मालिकों के फेवर में होते थे। तो ये चीज़ें देखी गई है। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि भाई इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई कब? अंग्रेजों ने तो, आपको पता है, हमने बहुत टाइम पहले ही पढ़ लिया था, सन समथिंग इसी टाइम पीरियड में, क्योंकि वहाँ पे 1750 से लेके 1850 के बीच में पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, भाई अंग्रेजों से हम भी तो कुछ चीज़ सीखेंगे ना, अंग्रेजों से हम भी कुछ चीज़ सीखेंगे। तो हमने उन लोगों से सीखी, हमने देखा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ग्रोथ हमारे इंडिया में कैसे हुआ, हमने देखा कि हमने लो वेजेस को कैसे खत्म करा, अर्बन रूरल जो एरियाज थे इंडस्ट्रियलाइजेशन से कैसे इंपैक्ट हुए, लोग माइग्रेट क्यों करने लग गए थे रूरल से अर्बन इलाकों की तरफ, इंडिया के अंदर माइग्रेशन का इंपैक्ट हमें किस हिसाब से देखने को मिल रहा है, मतलब प्रवास जो हो रहा है किस तरीके से हो रहा है। तो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो हमने लिबराइजेशन की पॉलिसी 1990 में शुरू करी थी, जिसे हम उदारीकरण बोलते हैं। तो 1991 तक आते आते ये उदारीकरण से एलपीजी में कन्वर्ट हो गया। एलपीजी का मतलब होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। जो बच्चे मेरी पॉलिटिकल की वीडियोस देखते होंगे उनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि 1990 में ही हमने इस नीतियों का वो करा। हमने कहा कि बाहर का जो फॉरेन गुड्स होता है वो भी हमारे इंडिया के अंदर आना चाहिए। हमने उन पर प्राइवेट मार्केटिंग सिस्टम कर दिया, हमने उन्हें फ्री कर दिया। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में हमने सरकारी हाथों से कुछ काम को छोड़ के प्राइवेट हाथों में दे दिया। ग्लोबलाइजेशन में हमने बहुत ही वर्ल्ड लेवल पे मार्केट से कनेक्ट होने लगे। तो हमारे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब यही था, और उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में टेलीविजन इन सब की शुरुआत होने चालू हो गई थी। अब ऐसा नहीं है कि यही एग्जैक्टली पीक पॉइंट होगा, लेकिन ये हम बोल सकते हैं शुरुआती समय था। लेकिन पास्ट में अगर हम जाएं तो नेहरू जी के टाइम पीरियड में जब हम आज़ाद हुए थे तो प्लानिंग कमीशन जो था वो आ चुका था। 2014 के अंदर जब नेहरू आपकी मोदी जी की गवर्नमेंट आई तो इसको 2015 में जाके नीति आयोग बना दिया गया था, यह सब आप लोगों को पता है। लेकिन ये चीज़ प्लानिंग हमारे इंडिया के अंदर शुरुआत जो हुई थी कि भाई हम ऐसी योजनाओं पे काम करेंगे, इन चीज़ों पे काम करेंगे, उसकी शुरुआत इंडिया में 1950 के बाद ही हुई थी। उस टाइम पीरियड पे नेहरू जी को पता था कि कहीं ना कहीं अगर हमें समृद्ध भारत बनाना है, प्रोस्पेरियस इंडिया बनाना है, तो हमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इमारतें की तरफ, बहुत बड़े बांध की तरफ, बिजली स्टेशन की तरफ, इन सभी चीज़ों पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है, जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने अपनी घंटे में बहुत पहले ला खड़ी करी थी। क्योंकि हम 200 साल तक गुलाम थे, तो भाई अंग्रेजों का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ना ही पड़ना है। अब चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने समय समय पे अपना रोल दिया, और इसीलिए हमने 1950 के बाद बहुत सारी परियोजनाएं चलाए। जैसे कि आपको पता है डैम बनाए, इरिगेशन फैसिलिटीज करी, हमने हरित क्रांति करी, ऑपरेशन फ्लड करा, है ना। उसके बाद हमने व्हाइट रेवोल्यूशन करा, ग्रीन रेवोल्यूशन करा, येलो रेवोल्यूशन करा, पिंक रेवोल्यूशन करा। इन रेवोल्यूशन से हमारे समाज में
में परिवर्तन होता रहा। सबसे पहले हमारे कंस्ट्रक्शन, डैम, इरिगेशन फैसिलिटीज से जॉब क्रिएट हुए, जहाँ जहाँ पे लोगों को क्या कहते हैं काम धंधा नहीं मिला था वहाँ काम धंधा मिला। इसलिए हमने एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का अटैम्प्ट जो था वो धीरे धीरे शुरू कर दिया था जब हम लोग आज़ाद हुए थे। तो 1960 से लेकर 70 के शुरुआती समय में हम कह सकते हैं हमारी लगातार बढ़ोतरी होती ही रही थी। अब यहाँ से इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई, क्योंकि अर्बनाइजेशन का मतलब इंडिया के अंदर होता है माइग्रेशन का होना। देखो, फीमेल माइग्रेशन और मेल माइग्रेशन में स्टेट से स्टेट में माइग्रेट होना और साथ में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माइग्रेट होना, वो बहुत ही अंतर कर जाता है। तो इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन की शुरुआत 1990 में हुई। इंसानों को ये लगने लग गया कि अच्छे रोजगार की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में, जहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है उससे निकल के दूसरी और जगहों पे जाना, पलायन करना यानी कि माइग्रेशन करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड हमारा अर्बनाइजेशन बहुत तेज़ी से होने लग गया था अंग्रेजों की वजह से। क्योंकि अर्बनाइजेशन में दो चीज़ें बहुत मैटर कर जाती हैं, पुल फैक्टर और पुश फैक्टर। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ था, जैसे हम प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक बोलते हैं। जो हमारा पुश फैक्टर होता है वो हमें धक्का दे रहा होता है। वो कहता है कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं, अगर वहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भैया पुल फैक्टर जो है वो मैटर करता है। कहता है कि दिल्ली आ जाओ, दिल्ली में सारी चीज़ें हैं, है ना। ये मैटर करता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, ये मैंने पहले ही बताया था। तो इसीलिए इंडिया के अंदर अर्बनाइजेशन होने का मतलब बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लोग गाँव से शहरों की तरफ माइग्रेट होते हैं और ऐसा अंग्रेजों के टाइम पे भी हो रहा था और एट प्रेजेंट टाइम भी हमें देखने को मिल रहा था। तो इंसान वर्क की तलाश में, एजुकेशन की तलाश में, बर्थ की वजह से, बिजनेस की वजह से, शादी की वजह से, दूसरे और काम धंधे की वजह से, एजुकेशन की वजह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में माइग्रेट करता रहता है और आज भी करता है। अब इसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल, सोशल, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, ये सब हमने पहले ही ज्योग्राफी की क्लासेस में पढ़ा हुआ है। लेकिन शहरों का विकास ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही समय पे हुआ। एंशिएंट टाइम पे हम कह सकते हैं वाराणसी जो थे कितने बड़े शहर थे, लेकिन उसके बाद 550 से लेकर मिडिवल टाउन्स बनने चालू हो गए, गैरिसन टाउन्स। और जब अंग्रेज आए, मॉडर्न टाउन्स जब बसने चालू हुए, तो बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास ये सबसे पहले डेवलप हुए थे। लेकिन फिर बाद में जब हम लोग आज़ाद हुए तो हमने भी नए टाउन्स को क्रिएट करना चालू करा। हमने भी रूरल से अर्बनाइजेशन की तरफ हमने माइग्रेट करना चालू करा। और एट प्रेजेंट टाइम अगर हम बोले तो भारत के अंदर 2011 के स्टैटिस्टिक्स निकाले जाएं तो कम से कम 31% ऑफ द पीपल जो है वो आज भी अर्बन इलाकों में रहता है। पहले 1909 में इसका परसेंटेज बहुत कम था, देख सकते हो 10.84%। इतने ही लोग सिर्फ क्या कहते हैं अर्बन सेंटर्स में रहते थे। लेकिन बाद में हमारा 2011 का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि अभी भी 31.16% जो है लोग अर्बनाइजेशन है, अर्बन इलाकों में रहते हैं। लेकिन अभी बहुत बड़ा हिस्सा है जो रूरल में रह रहा है। या तो हम रूरल को कन्वर्ट कर दें अर्बन में, ताकि वो लोग काफ़ी फैसिलिटीज़ उनका इस्तेमाल कर सके। इससे स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, संरचनात्मक बदलाव तो हो ही रहे। और इसी वजह से क्या कहते हैं आज की डेट में अगर हम बात करें तो कम से कम 20वीं शताब्दी के दौरान कुल आबादी में कम से कम 11% की जो हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है 1901 से लेकर 2011 के बीच में, वो 11% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है कि अर्बनाइजेशन सेक्टर जो है वो बढ़े हैं। और उसके साथ साथ टाउन्स का डेवलपमेंट हमने देखा है, हमने प्लानिंग सिटीज़ बनाने की कोशिश करी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से अंग्रेजों ने बॉम्बे, उसके बाद कोलकाता और मद्रास को बसाया बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से, वैसे ही हम नई स्मार्ट सिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ लोगों को मिल सके और इंसान वहाँ जाके बसने की कोशिश करे, है ना। तो ये तो पाइपलाइन जो अभी हमने नया पाइपलाइन सिस्टम बताया था जो अभी क्या कहते हैं गवर्नमेंट ने चलाया वो भी। तो जनसंख्या के आधार पर अगर देखें तो 5 मिलियन सिटी, मतलब हमारे पास 6 ऐसी मेगा सिटी है जिसकी जनसंख्या 5 मिलियन है। 5 मिलियन का मतलब होता है 50 लाख लोग। मतलब अभी भी हमारे पास ऐसे 6 शहर हैं जिनमें 50 लाख से ऊपर आबादी है। तो आप ये देख सकते हैं सेकंड नंबर पे हमें दिखाई दे रहा है ना। इतनी है हमारे पास नंबर ऑफ सिटीज, 474 इतने हैं जितनी सिटीज हमें देखने को मिल रही है। और लगभग तो पूरे विश्व का, पूरे भारत का 21% ऑफ द पीपल जो है वो सिर्फ इन्हीं 6 मेगा सिटीज के अंदर रहते हैं जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ऊपर है। लेकिन हम मिलियन सिटीज भी बना रहे हैं, जैसा कि मेगा सिटीज तो लंदन में सबसे पहले बन गई थी, लेकिन इंडिया के अंदर तो मिलियन सिटी भी बन गई है। मिलियन सिटी का मतलब है 10 मिलियन पीपल। 10 मिलियन पीपल का मतलब होता है 1 करोड़। 1 करोड़ पीपल जो है, 1 करोड़ पीपल
अभी भी क्या कहते हैं हमें काफ़ी जगह देखने को मिल रहा है कि मेगा सिटी हमारे इंडिया में बहुत सारी है। तो आप देख सकते हो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, जयपुर, ये ऐसी जहाँ पे 1-1 करोड़ से जनसंख्या अलग, या तो ये मेगा सिटी है और मिलियन सिटी हमें मुंबई और दिल्ली और कोलकाता, चेन्नई, मद्रास, बेंगलोर, ये मिलियन सिटीज है सारी की सारी। सोचिए, इसीलिए सरकार क्या कोशिश करे, सरकार कोशिश करे कि स्मार्ट सिटीज, मिलियन सिटीज बनाई जाए, मतलब ऐसी सिटी का निर्माण करवाया जाए जैसा अंग्रेजों ने करा था, वैसा वो भी चाह रही है कि जहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटीज, बेहतर जीवन हो, साफ सुथरा पानी हो और सारी जो बेसिक चीज़ें होती है वो मिलती रहे, पर्यावरण की समस्या ना हो, और इवन हमारा पूरा फोकस रहेगा कि हम जो आधारभूत सुविधाएं होती है वो सारी एक शहर के अंदर लाके खड़ी कर दे, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देख सकते हो कि किस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल चेंज करा इंडिया के अंदर, है ना, और हम कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चरल चेंज में ये सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करी गई है, एंड आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। किताब से बहुत कुछ मिक्सअप करके मैंने इसे कवर करने की कोशिश करी है। मेरा ये एफर्ट अगर आपको पसंद आ रहा है, वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।